ऑस्कर वाइल्ड की एक फेमस कोट के हिसाब से अगर किसी की असलियत जाननी है तो उसे एक मास्क दे दीजिए। बस ध्यान यही रखिएगा कि आप उसे ये मास्क ना पकड़ा दें, वरना आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। 1994 की द मास्क मूवी जिम कैरी की ऑसम, एनर्जेटिक, फनी और एक्सेंट्रिक परफॉर्मेंस की वजह से एक बहुत ही यादगार मूवी है, जिसने उन्हें एक हॉलीवुड सुपरस्टार बना दिया। और इसी यादगार मूवी को हमें दोबारा याद करने का मौका हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें दिया, जिन्होंने पिछली कम्युनिटी पोल में 15 फैक्ट्स के लिए इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट भी किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मास्क मूवी फैक्ट्स, वो भी बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि जिम कैरी ने मास्क का कैरेक्टर किस रियल लाइफ इंसान पर मॉडल किया था। इस आइकॉनिक रोल को प्ले करने के लिए कौन कौन से एक्टर्स लाइन में थे, क्या है मास्क के येलो सूट की कहानी, सेकंड मूवी में क्यों नहीं अपीयर हो पाए जिम कैरी, और क्या है इन मूवीज की कुछ अचीवमेंट्स और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1994 की जिम कैरी स्टारिंग द मास्क मूवी बेस्ड है इसी नाम के डार्क हॉर्स कॉमिक बुक कैरेक्टर द मास्क के ऊपर, जो हमें पहली बार दिखा था डार्क हॉर्स प्रेजेंस के इशू नंबर 10 में, जो पब्लिश हुई थी सितंबर 1987 में। इसका आइडिया 1982 में अमेरिकन राइटर माइक रिचर्डसन को आया था और आर्टिस्ट मार्क बैजर ने इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था, जहां पर इनिशियली इस ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक रन के दौरान इसका लुक बहुत ही ज्यादा बेसिक और इसका ओवरऑल कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डार्क था। फाइनली जब ये कॉमिक बुक सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल होने लगी, तब इस रन को बंद करके 1989 के डार्क हॉर्स कॉमिक्स के मेहम के इशू नंबर 1 में इसे एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर ये अपनी आइकॉनिक ग्रीन हेड के साथ दिखा और यहीं से इस कैरेक्टर की ऑफिशियल शुरुआत हुई। इनिशियली जब डार्क हॉर्स कॉमिक ने न्यू लाइन सिनेमा को इस मूवी के लिए अप्रोच किया था, तो शुरुआत में इसे एक हॉरर मूवी बदलने का प्लान किया गया था, जहां पर ये कहानी एक मास्क मेकर की होती, जो डेड बॉडीज के चेहरों को निकालकर टीनेजर्स के चेहरों पर लगाता, जो उन्हें ज़ॉम्बीज में बदल देता। लेकिन जब इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चक रसल को हायर किया गया, तो उन्होंने कॉमिक बुक के रूट्स को एक्सप्लोर किया और इस मूवी की कहानी को एक कॉमेडी मूवी में बदल दिया। लेकिन बावजूद इसके भी जितना मूवी के अंदर इसे फनी दिखाया गया है, कॉमिक बुक में ये फिर भी एक बहुत ही डार्क कैरेक्टर है, जहाँ पर मजाक मजाक में ही ये लोगों की जान तक ले लेता है। और ये कॉमिक बुक में इतना ज्यादा वायलेंट है जिसे देखकर मार्वल के वुल्वरीन और डेडपूल तक शर्मा जाए। आज आपको भले ही जिम कैरी के अलावा द मास्क का एक्सेंट्रिक रोल किसी और के रूप में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सच तो यह है कि जिम कैरी से पहले इस कैरेक्टर के लिए 9 एक्टर्स को कंसीडर किया गया था, जिसमें मैथ्यू ब्रॉडरिक, स्टीव मार्टिन, रॉबिन विलियम्स और कियानू रीव्स और निकोलस केज जैसे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था। यहाँ तक कि मैथ्यू ब्रॉडरिक और निकोलस केज को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन उसी साल जिम कैरी का कमाल देखने को मिला था एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव मूवी में, और चक रसल को अपनी मूवी के लिए जिम कैरी ही चाहिए थे। लेकिन वहीं पर न्यू लाइन सिनेमा को ऐसा लगा था कि ये काम जिम कैरी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खैर, आज की सच्चाई हम सब जानते हैं, ये रोल जिम कैरी के सबसे यादगार और सबसे आइकॉनिक रोल्स में से एक है। अब सवाल ये उठता है कि इस एनर्जेटिक और माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जिम कैरी आखिर कहां से इंस्पायर्ड हुए थे। वेल ऑनेस्टली जिम कैरी इस चीज के लिए ज्यादा दूर नहीं गए थे, और वो बेसिकली अपने पिता पर्सी कैरी से इंस्पायर्ड हुए थे, जो उनकी जिंदगी के इंस्पिरेशन थे। और जिम कैरी के हिसाब से वो एक बहुत ही फनी पर्सन थे, और उन्हीं के ऊपर जिम कैरी ने अपनी कई सारी आइकॉनिक कैरेक्टर्स को मॉडल किया है। इसके ऊपर से उनका बचपन कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स को देखते हुए बीता था, जिनके ऊपर भी उन्होंने इस कैरेक्टर को मॉडल किया है। और वो इस रोल में इतने ज्यादा जानदार साबित हुए कि इस मूवी में वीएफएक्स संभालने वाली इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना उन्होंने सोचा था। अब एक कैरेक्टर को डेवलप करना एक अलग बात है और उस कैरेक्टर में बदलना दूसरी बात, क्योंकि हो सकता है कि आप ना जानते हो, पर मूवी में एक छोटे से शॉट के लिए भी मास्क में बदलने के लिए जिम कैरी को मेकअप में 4 घंटे तक का वक्त लगता था, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा थकानदेह था। लेकिन इसके ऊपर से भी मूवी के अंदर मास्क के लिए उन्होंने अपना 1000% दिया। मास्क के ग्रीन हेड के साथ उसका सबसे आइकॉनिक था
उसके बराबर सफेद क्रीपी प्लास्टिकी दांत। और ये मूवी के अंदर एक्चुअली एक रियल प्रोस्थेटिक दांत थे जिसे जिम कैरी ने इस्तेमाल किया था। शुरुआत में ये टीथ्स मूवी के एक बहुत ही छोटे सेक्शन में दिखने वाले थे, लेकिन फाइनली इस टीथ को इस कैरेक्टर के साथ जोड़ा गया। इस दांत को पहनकर साफ साफ बोल पाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जिसके कारण मूवी से पहले जिम कैरी ने इस दांत को पहनकर बोलने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और फाइनली मूवी तक वो इसे पहनकर बोलने में कंफर्टेबल हो गए। वहीं पर द मास्क की मूवी में दिखे आइकॉनिक येलो सूट की भी अपनी कहानी है, जिसे जिम कैरी ने अपने एक पुराने दिन की याद में बनवाया था, जहां पर उन्होंने जब अपना सबसे पहला स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस यक यक्स कॉमेडी क्लब में परफॉर्म किया था, तो उनकी मां ने उनके लिए एक येलो कलर का पॉलिस्टर सूट बनाया था और उनकी वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार बीती थी, लेकिन फिर भी उनके इस आइडिया ने इस कैरेक्टर को उसका आइकॉनिक लुक दे दिया। वहीं दूसरी ओर कॉमिक बुक्स में मास्क हमें येलो सूट्स के बजाय कई और सूट्स और कपड़ों में दिख चुका है। कैमरन डियाज हॉलीवुड की आज एक सबसे मशहूर एक्ट्रेस हैं, लेकिन यही मूवी कैमरन डियाज की सबसे पहली एक्टिंग जॉब थी और इससे पहले वो एक मॉडल थी, लेकिन उनके लिए ये रोल पाना इतना भी आसान नहीं था और इस रोल के लिए उन्होंने 12 बार ऑडिशन दिया था और इसी मूवी के अंदर टीना का रोल मिलने के बाद फाइनली उन्हें हॉलीवुड में रिकॉग्निशन मिलने लगी। वैसे उनके टीना के रोल प्ले करने से पहले एना निकोल स्मिथ को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। एक तो मास्क का कैरेक्टर अपने आप में चैलेंजिंग था ही, उसके ऊपर से मूवी में दिखे स्टैनली इप्किस के डॉग माइलो के साथ मूवी में बिहाइंड द सीन काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और उससे कुछ भी ऑन कमांड करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यही कारण है कि जिस सीन में स्टैनली अपने क्लोजेट में पैसों को ठूसता है, उस दौरान जब माइलो फ्रिस्बी को पकड़कर झूल रहा होता है, वो बेसिकली इस डॉग की अपनी बदमाशी थी, जिसे जिम कैरी ने सीन में इम्प्रोवाइज कर दिया था। अब हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हो, पर द मास्क मूवी का एक फॉलो अप एनिमेटेड टीवी शो भी आ चुका है, जिसमें स्टैनली इप्किस और मास्क की आवाज रॉब पॉल्सन ने दिया था। वहीं पर मूवी के कई ओरिजिनल एक्टर्स ने भी अपने कैरेक्टर को इस एनिमेटेड शो में आवाज दी थी और ये शो 1995 से लेकर 1997 तक 3 सीजन्स तक 54 एपिसोड्स के साथ चला था और ये बेसिकली एक काइंड ऑफ अ फनी सुपर हीरो सीरीज की तरह था। सबसे मजेदार बात ये कि ये इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर हिंदी में भी दिया करता था। इतनी शानदार परफॉर्मेंस और इतनी सारी जान लगाने के बावजूद भी स्टूडियो को जिम कैरी पर उतना भरोसा नहीं था, जिसके कारण उन्हें अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ $4.5 लाख दिए गए थे, जो उस समय हॉलीवुड स्टार के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा कम था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस आइकॉनिक रोल ने उन्हें हॉलीवुड में एक नई पहचान दिलवाई और इसी मूवी के काम को देखकर उन्हें डम एंड डमर मूवी में लॉयड क्रिसमस के रोल के लिए $7 मिलियन में साइन किया गया। द मास्क की पहली मूवी की सक्सेस के बाद 90s के एंड तक स्टूडियो इसकी दूसरी मूवी बनाना चाहता था, लेकिन वहीं पर एस वेंचुरा 2 में काम करने के बाद जिम कैरी ने इस बात को रियलाइज किया कि वो एक जैसे कैरेक्टर को दोबारा प्ले नहीं करना चाहते और जिम कैरी उस समय सीक्वल्स पर फोकस नहीं करना चाहते थे और तो और इस तरह के कैरेक्टर्स में उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लगती थी और स्टूडियो के इस रोल के लिए $10 मिलियन ऑफर करने के बावजूद भी उन्होंने इस रोल को मना कर दिया था, जिसके कारण न्यू लाइन सिनेमा ने इस मूवी के प्लान को बंद कर दिया और फाइनली 2005 में इसकी सीक्वल मूवी सन ऑफ द मास्क रिलीज की गई, जो ऑनेस्टली इसकी ओरिजिनल मूवी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेकार साबित हुई। पहली मूवी के आने के तुरंत बाद स्टूडियो को इस मूवी के सीक्वल के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने निंटेंडो के साथ मिलकर इस पर एक कंपटीशन भी शुरू कर दी थी, जहां पर निंटेंडो पावर मैगजीन में इस बात को बताया गया था कि इस कंपटीशन को जीतने वाला सीक्वल मूवी में एक रोल प्ले करेगा। लेकिन जब मूवी कैंसिल हुई तो इसी मैगजीन में निंटेंडो ने सबसे माफी मांगी और इस कंपटीशन के विनर अमेरिका के एल्बर्टस मैरीलैंड के नेथन रायन रंग को इसके बदले $5000, एक क्रू जैकेट और कई सारे सुपर निंटेंडो वीडियो गेम्स दिए गए, जो कि कंपनसेशन के हिसाब से बहुत ही औसम था। वहीं पर 2005 की सेकंड मूवी का नाम पहले सन ऑफ द मास्क की बजाय अटैक ऑफ द मास्क या कर्स ऑफ द मास्क होने वाला था, जिसमें जेमी कैनेडी के टिम आइवरी का रोल प्ले करने के लिए पहले जैक ब्लैक को कंसीडर किया जा रहा था, जिन्होंने इस रोल को मना कर दिया और मेरे हिसाब से अगर वो इस रोल को प्ले भी करते तो भी शायद वो इस मूवी को नहीं बचा पाते।
अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के अचीवमेंट्स और इसके आने वाले फ्यूचर के बारे में। अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी के 18 से 23 मिलियन डॉलर्स के बजट पर इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर उस समय 351 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रॉफिटेबल नंबर था। लेकिन यही कमाल करने में इसकी दूसरी मूवी बहुत ज्यादा फेलियर साबित हुई, जहां पर 84 से 100 मिलियन डॉलर्स के बजट पर इसने किसी तरह से वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन डॉलर्स कमाए। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली, जिम कैरी की परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। साथ ही साथ इस मूवी को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए 67th अकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन ये फॉरेस्ट गंप मूवी से ये अवार्ड हार गई। और तो और जिम कैरी को अपनी परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन ग्लोब्स में भी नॉमिनेशन मिली थी। वहीं पर दूसरी ओर सेकंड मूवी को 2005 के गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में सबसे बेकार रीमेक और सीक्वल के लिए अवार्ड दिया गया। खैर ये सब छोड़कर अगर बात करें फ्यूचर के बारे में, तो इस बात के रूमर्स थे कि जिम कैरी इंक्लूडिंग द मास्क अपने कई सारे पुराने कैरेक्टर्स की सीक्वल पर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा रूमर्स तो इस बात के भी थे कि जिम कैरी HBO मैक्स के द मास्क के एनिमेटेड रिबूट टीवी शो में स्टैनली इप्किस की आवाज में नजर आएंगे। पर ये सारी की सारी चीजें अभी फिलहाल रूमर ही हैं और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है इस बात की। खैर वो बात कंफर्म हो या ना हो, पर जिम कैरी अपने रोल द मास्क में स्पेस जैम न्यू लेगेसी में वापस आएंगे, जो पॉसिबली एक कैमियो अपीयरेंस ही होगा। खैर फिलहाल के लिए हमारे लिए उतना ही काफी होगा। तो गाइस ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मास्क मूवी फैक्ट्स। एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताना भूल गया था कि द मास्क पर कई सारी फैन शॉर्ट फिल्म्स भी बन चुकी हैं, जहां पर इस मूवी के फैंस ने कॉमिक्स की तरह ही द मास्क के एक डार्कर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है। और इन शॉर्ट फिल्म्स के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे मेरे हिसाब से वार्नर ब्रोस को इस कैरेक्टर को एक बार और एक्सप्लोर करना चाहिए और इसे या तो रीबूट और या तो इसकी सीक्वल पर काम करना चाहिए। बाय द वे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे जिम कैरी के मेकअप और प्रेस्थेटिक टीथ के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। अगर आप हमारी आने वाली ऐसे औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।